गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 10th क्लास की 21वीं वर्कशीट है और हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय विकास। हमने इससे पहले देखा था कि जो विकास है वो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कि एक किसान का विकास एक कुम्हार के विकास से अलग है। किसान का विकास तो तब होगा जब खूब बारिश आएगी और कुम्हार का विकास तब होगा जब बारिश ना आकर के धूप हो और उसके घड़े सूख जाएं। तो हर किसी के लिए विकास अलग अलग हो सकता है। तो हम देश का विकास कैसे नाप सकते हैं, मतलब किसी देश का विकास हुआ है नहीं हुआ है, इस चीज को हम कैसे नाप सकते हैं, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। यदि व्यक्ति विकास के अलग अलग लक्ष्यों की तलाश करते हैं तो उनकी राष्ट्रीय विकास की धारणा भी भिन्न होने की संभावना है। एक व्यक्ति कहेगा कि अगर हम अपने देश में शिक्षा को आगे बढ़ाएं तो सब आगे बढ़ जाएगा, लेकिन दूसरा कहेगा नहीं, अगर हम अपने आप को शक्तिशाली बना लें तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो तीसरा कहेगा नहीं, हम अगर अपने यहाँ की आय सबकी बढ़ा लें आगे, यानी कि सबको अच्छे अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो हर कोई अच्छे से जी सकेगा। तो हर किसी के विचार अलग अलग हो सकते हैं और कई बार क्या होते हैं, ये विचार ना आपस में परस्पर विरोधी भी होते हैं। कि भाई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पैसे को लेकर के चल रहे हैं, पैसा लेके मत चलिए, आप समानता को लेकर के चलिए। तो जो लोग कहते हैं कि पैसे से विकास हो रहा है, वो कहेंगे कि समानता लेके क्या करोगे अगर तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है। तो ऐसे में एक दूसरे के वो विरोधी भी हो सकते हैं। फिर हम ऐसे संघर्षों को कैसे सुलझाते हैं और राष्ट्रीय विकास का अर्थ, ऐसे प्रश्नों के बारे में सोचना है जैसे सभी के लिए उचित और न्यायपूर्ण मार्ग क्या होगा। मतलब जब हम देश की बात करते हैं ना, तो ऐसा विकास होना चाहिए जिसमें किसी एक की सोच नहीं, सबकी सोच शामिल होनी चाहिए। मतलब कि सबका भला होना चाहिए। चीजों को करने का इससे बेहतर तरीका क्या होगा, इस विचार से बड़ी संख्या में लोगों को या केवल एक छोटे समूह को लाभ हो। मतलब कि हमें कौन सी चीजों पे फोकस करना है कि उस चीज से किसी को लाभ हो रहा है तो कितने बड़े समूह को हो रहा है या कितने छोटे समूह को हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है, जब बड़े समूह को लाभ हो रहा होता है तो ऐसी स्थिति में छोटे समूह की जो स्थितियां हैं उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया जाता है। तो ऐसे में हमें देखना है कि हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या सभी का भला सोचना है। चलिए देखते हैं विभिन्न देशों और राज्यों में विकास की तुलना। देशों की तुलना के लिए उनकी आय को सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक माना जाता है कि भाई किस देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अब ये प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कहते किसको है? प्रति व्यक्ति आय का मतलब है कि देश के एक व्यक्ति को अगर हम उठाते हैं तो कि एक व्यक्ति की आय कितनी है। एक व्यक्ति की आय कैसे निकालेंगे हम? इसमें हम क्या करते हैं, जो टोटल आय है हमारी, टोटल आय किसे कहा जाता है, हम कहेंगे टोटल आय को नेशनल इनकम। तो हम राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या, ये हमारा प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला होता है। मतलब कि जितनी भी टोटल हमारी इनकम हुई है पूरे देश की, उसमें से हम जनसंख्या को से उसको डिवाइड कर देते हैं। अब छोटे लेवल पे अगर आप देखना चाहें तो अगर 1000 रुपए की आय हुई है और 10 लोग हैं तो एक व्यक्ति को कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। ठीक, फिर से बता रही हूं, अगर 1000 रुपए टोटल इनकम है हमारी और 10 लोगों ने ये 1000 रुपए कमाए हैं, तो हमें देखने में क्या लगेगा, एक व्यक्ति ने कितने कमाए? 100। अब हमने जब अंदर जाके डिटेल पता करी तो हमें क्या पता चला कि इसमें से 9 तो बच्चे हैं सारे और एक व्यक्ति है जो कि 1000 रुपए कमाता है। लेकिन हम जब एवरेज देखते हैं ना, तो हमें दिखता है कि एक व्यक्ति के पास 100 रुपए हैं। इसीलिए प्रति व्यक्ति वास्तविक आय और औसत आय जिसे कहा जाता है, ये हमेशा सही नहीं होती है। इसने तो टोटल पे बताना है, एक व्यक्ति की आय ये लमसम होता है, ये एक्चुअल एक्यूरेट नहीं होती है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमें क्या दिखा, आप देख सकते हो कि एक व्यक्ति के ऊपर हमें लग रहा है कि जो उसने 100 रुपए कमाए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या पता चला कि एक ही व्यक्ति ने पूरे 1000 रुपए कमाए हैं, बाकी के 9 तो उसके बच्चे हैं। तो ऐसे में देखने में लगेगा कि एक व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा है, जबकि यहाँ पे हमें ऐसा नहीं दिख रहा। अगर ओरिजिनल सिचुएशन देखेंगे तो एक व्यक्ति कमा रहा है और 9 नहीं कमा रहे हैं।
तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो है वो टोटल जो हमारी इनकम होती है उसमें से हम जनसंख्या द्वारा उसका काउंट करते हैं, जनसंख्या से उसको डिवाइड कर देते हैं, जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है उसको। हालांकि अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आप इसमें और भी टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें नेट फैक्टर इनकम यानी विदेशों से आने वाली आय और जाने वाली आय, ये सब भी डिवाइड होता है। लेकिन फिलहाल ये ओवरऑल के लिए आपके लिए समझने के लिए इतना काफ़ी है। तो औसत आय तो औसत आय प्रति व्यक्ति आय को कहते हैं, जो आपको मैंने समझा दी है। विश्व बैंक द्वारा लाई गई विश्व विकास रिपोर्टों में इस मापदंड का उपयोग देशों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। जो विश्व बैंक है ना, वो अपनी विश्व विकास रिपोर्ट जब देता है कि भाई कौन सा देश कितना विकास कर रहा है, तो वो क्या करता है, ये औसत आय को ही देखता है। हालांकि जहां तक एक देखा जाए तो ये अकेला मापदंड ठीक नहीं है। ठीक, 2012 में प्रति व्यक्ति 12,616 2012 में प्रति व्यक्ति 12,616 अमेरिकी डॉलर था और उससे अधिक की प्रति व्यक्ति आय वाले देश अमीर कहलाते थे। ये इन्होंने एक क्राइटेरिया तय कर दिया है कि जिसके देश में इतनी इनकम प्रति व्यक्ति है वो जो है अमीर देश है, और जिसकी प्रति व्यक्ति 1,035 अमेरिकी डॉलर या उससे कम है उसे कम आय वाला देश माना जाने लगा। तो मतलब कि इन्होंने फिक्स कर दिया कि अगर इतनी इनकम है तो आप अमीर हो और इतनी इनकम है तो आप गरीब हो गए। भारत निम्न मध्यम आय वाले देश की श्रेणी में आता है, क्योंकि 1530 प्रति वर्ष इसकी आय एक व्यक्ति की मानी जा रही है, जो कि इन दोनों के बीच का एरिया है। तो ऐसे में हम मध्यम में हैं, ना बहुत ज़्यादा अमीर ना हम गरीब। ठीक, जब विश्व बैंक नापता है ना, तो उसने क्या नापा, प्रति व्यक्ति आय के अकॉर्डिंग देख लिया कि किस देश में कितनी आय होती है, उसके आधार पर नाप लिया कि भाई ये देश विकास कर गया है। अगली बार उसकी आय बढ़ गई तो हम कहेंगे कि ये और विकास कर गया। ठीक, लेकिन जब हम ओवरऑल देखते हैं ना, तो उसमें और भी चीज़ें देखते हैं। जब हम किसी राष्ट्र या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हमें औसत आय या प्रति व्यक्ति आय के अलावा अन्य समान रूप से महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में सोचना चाहिए। वो क्या हो सकती हैं? माध्यमिक स्तर पर शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर का मतलब है पर 1000 बच्चों पर कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है। 1 साल से पहले जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है उनको शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत काउंट किया जाता है। साक्षरता दर क्या है, मतलब कि शिक्षा कितनी लेवल है। शुद्ध उपस्थिति अनुपात, यानी कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जिन्होंने नाम लिखा है, उसके अलावा जो स्कूल जा रहे हैं, एक्चुअल, शुद्ध का मतलब होता है एक्चुअल उपस्थिति कितनी है। इसमें इन्होंने क्या नापा, इन्होंने नापा कि मृत्यु दर कितनी है, साक्षरता कितनी है, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो अगर हम किसी देश का विकास ढूंढते हैं तो एक तो हमने आय देख ली, ठीक है, आय तो बढ़नी चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं अच्छा वहाँ पे तो शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा हो गया है, इसका मतलब उन लोगों ने विकास कर लिया। और इसमें आपका शिक्षा स्तर ऊंचा होना चाहिए। इसके अलावा आपका स्वास्थ्य होना चाहिए। स्वास्थ्य का मतलब होता है कि आप हेल्दी होने चाहिए। आपने विकास कर लिया, आपकी आय बहुत बढ़ गई, और वो बढ़ी कैसे है, आपने बहुत सारी फैक्ट्री लगाई है, धुआं इतना ज़्यादा हो गया कि आपकी जनता के लिए आप जो छुट्टियां करके घर बैठा रहे हो, प्रदूषण की छुट्टियां आपने करवा दी। तो ऐसे में क्या वो आपको लगता है कि वहाँ पे विकास हुआ? नहीं हुआ। तो आय के साथ साथ जो है जीवन की जीने की जो शैली है उसमें भी अच्छापन आना चाहिए, ये नहीं कि वो और खराब हो जाए। ठीक है ना। महाराष्ट्र में एक औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो है पिछड़ जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र जो है उसकी आय केरल से तो ज़्यादा है। ठीक है, केरल में जो जितनी आय हो रही है उसके अकॉर्डिंग महाराष्ट्र के एक व्यक्ति की आय ज़्यादा है। लेकिन जब हम शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और शुद्ध अनुपस्थिति अनुपात देखते हैं ना, उपस्थिति अनुपात, तो हम देखते हैं कि केरल उनमें आगे निकल जाता है। केरल तो अपने पूरे भारत में सबसे ज़्यादा शिक्षा वहाँ पर मानी जाती है कि सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग वहीं पर हैं। तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ आय ही मैटर नहीं करती, और भी चीज़ें हैं। ठीक,
इसका कारण यह है कि किसी के पास पैसा है, वह उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता जिनको उसे अच्छी तरीके से जीने के लिए आवश्यकता हो सकती है। इसीलिए आय अपने आप में भौतिक वस्तुओं और सेवाओं को पूरी तरह से पर्याप्त संकेतक नहीं है जो नागरिक उपयोग करने में सक्षम है। मतलब कि आप पैसा तो आ जाएगा, आय तो आ जाएगी, लेकिन और भी चीज़ें हैं जिनको आप नहीं खरीद सकते। जैसे कि आप अच्छा वातावरण नहीं खरीद सकते, समानता का माहौल नहीं खरीद सकते, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, पैसा, प्रदूषण मुक्त वातावरण, मिलावट रहित दवाएं, संक्रामक रोगों से सुरक्षा, हम ये सब चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं। चीज़ें भी आपस में जुड़ी हुई हैं सारी चीज़ें। ये देखो, इसमें ना सिर्फ ये नहीं देखा जा रहा है कि पैसा कितना है बंदे के पास, ये देखा जा रहा है जो हाँ वो रह रहा है वहाँ प्रदूषण तो नहीं है, वहाँ पर वो अगर वो ऐसी दवाएं खा रहा है, चलो मान लिया कि वो पैसा बहुत सारा है और वो अपने साथ बहुत सारी दवाइयाँ लेके फिर रहा है, मुझे बीमारी है, कौन कौन सी बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, ये बीपी की बीमारी है, बहुत सारी बीमारियों की दवाएं खा रहा है वो, और वो भी दवाइयों से मिलावटी मिल रही है, तो पैसे का क्या करेगा वो पैसा क्या है, वो विकास हुआ क्या? नहीं। तो हमें एक ऐसा माहौल मिलना चाहिए जिसमें हम आसानी से अच्छे से जी सकें। ठीक। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि इसमें बुनियादी स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं का पर्याप्त प्रावधान है। केरल ने बहुत अच्छे से इसको कंट्रोल में किया हुआ है। इस तरह ऐसे राज्यों के लोगों का स्वास्थ्य और पोषण स्तर बेहतर होगा जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली अच्छे से काम करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब जो आपका राशन सिस्टम है ना, जिसमें उचित दर की दुकान होती है, जिसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से सब्सिडी के माध्यम से लोगों को सस्ता भोजन या सस्ता राशन उपलब्ध कराती है। इससे क्या होता है, जो लोग गरीब हैं और जिनके पास पैसा नहीं है उन लोगों के पास भी पौष्टिक भोजन प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। हमने देखा है कि अपने देश के विकास के लिए अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं होती हैं। आपके अनुसार आपके देश के विकास के लिए क्या क्या लक्ष्य होने चाहिए, उनमें से किसी तीन का उल्लेख करें। ये हर किसी का जो है अलग विचार हो सकते हैं, मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखे हैं। शुद्ध वातावरण मिले, सबको उच्च शिक्षा मिले, बच्चों का जीवन स्तर ऊंचा, मतलब लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होना चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। क्या प्रति व्यक्ति आय विभिन्न देशों या राज्यों के विकास की तुलना का एकमात्र साधन है? नहीं। और कौन से साधन है जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के अलावा हम साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, निबल उपस्थिति अनुपात और जीवन प्रत्याशा आदि मापदंडों का प्रयोग कर सकते हैं। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है, एक आइडिया लगाया जाता है कि किसी की जीवन आयु कितनी होती है। पहले जो है लोग 100-100 साल तक जीते थे, अब 60 साल तक जी जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मतलब कि 60 साल कम होती जा रही है, हमारी जीवन प्रत्याशा आयु है ना, वो कम होती जा रही है। किस वजह से? जो प्रदूषण है, इन सब चीज़ों के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपके अनुसार ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो रुपया विशेष रूप से हम नहीं खरीद सकते, यह विकास के लिए कैसे ज़रूरी है? आप क्या क्या नहीं खरीद सकते? बहुत सारी चीज़ें, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन क्या आप शुद्ध और जल और वायु खरीद पाएंगे? मतलब शुद्ध जल, आपको हर जगह जो पॉल्यूटेड जल मिलने लगा है, आप पानी पियोगे तो उसमें भी आपको अजीब सा टेस्ट आने लग जाता है। वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा फैल गया है कि अब सांस लेना मुश्किल हो रहा है। स्वास्थ्य, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, आपको कोई ना कोई बीमारी हो ही जा रही है। आप कोरोना को ही आप देख लीजिए, आपके पास करोड़ों रुपए हों, लेकिन कोरोना जो है वो पूछेगा ही नहीं कि भाई कितने रुपए हैं तुम्हारे पास, मैं आऊँ या नहीं आऊँ। तो स्वास्थ्य जो है वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। समाज में समानता नहीं खरीदी जा सकती, सद्भाव नहीं खरीदा जा सकता। अगर ये सारी चीज़ें हों, जिस देश में होगी ना, वो देश बहुत तरक्की करेगा। तो ये चीज़ें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, परंतु यह विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नागरिक शांत चित्त और स्वस्थ रहेगा तभी देश विकास कर सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि एक कुशल सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले राज्य में लोगों का स्वास्थ्य और पोषण बेहतर क्यों है? ये वही बात आ जाती है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो राशन सिस्टम है, इसके माध्यम से सरकार कम दाम पर जरूरतमंद लोगों को भोजन और अनाज उपलब्ध कराती है। ऐसे में लोगों को भोजन के अभाव जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। पौष्टिक भोजन के अभाव में होने वाली बीमारियों से निपटा जा पाएगा ऐसे में। और उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि केरल जो है, वहाँ पर केरल राज्य ने अपने नागरिकों के स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है एवं उसका शिक्षा पर भी बहुत ध्यान दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोविड-19 से बचे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।